Lecture number 12, Part 2, Subject Biology, Class FSC Part 1, Chapter number 1, Introduction. Today our topic is Biology and Services of Mankind. आज के लेक्चर में हम देखेंगे बायोलॉजी और उसकी सर्विसेज मैनकाइंड के लिए। बेसिकली हमने इस टॉपिक को जो है प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था, लेक्चर नंबर 12 के पार्ट 1 में। उसमें हमने बात की थी बायोलॉजी किस तरह से बनी हुई इंसान की मदद कर रही है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसका क्या रोल है। तो हमने इसको 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले फूड की बात की थी कि फ़ूड के अंदर बायोलॉजी की क्या सर्विसेज हैं, उसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल में स्टडी किया था। देन हमारी रिमेनिंग 2 जो फील्ड्स थी उनको आज हम देखेंगे, जिनमें हमारे पास आ जाती है कॉम्बैटिंग कंट्रोलिंग डिजीज़, और इसके अलावा सेकंड पे हमारे पास आ जाती है प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन 2 फील्ड्स के अंदर, इन 2 एरियाज़ के अंदर हम देखेंगे कि क्या किरदार है बायोलॉजी का, किस तरह से ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है इन दोनों फील्ड्स के अंदर। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बैटिंग और कंट्रोलिंग डिजीज़ के अंदर बायोलॉजी का क्या रोल है। देन हम प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग ऑफ इन्वायरमेंट पे बात करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बैटिंग और कंट्रोलिंग डिजीज़। बेसिकली हमारे पास क्या है कि बायोलॉजी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इस फील्ड के अंदर, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब हमारे पास डिजीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसका ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इन सब चीज़ों को हम कंट्रोलिंग और कॉम्बैटिंग डिजीज़ के अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें मेजर 3 पॉइंट्स को देखेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको बिल्कुल स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है बायोलॉजी की मदद से। तो इन पॉइंट्स में हमारे पास अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स, दैन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। 3rd नंबर पे हमारे पास है ड्रग्स, ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। इनको हम 1 बाय 1 जो है डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं एहतियाती तदाबीर को। अब हमारे पास बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी एक डिज़ीज़ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो किस तरह से काज कर रही है, इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल कैसे हो रही है, या एक पर्सन को कहाँ से वो बीमारी जो है वो लग रही है, इसे हम मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमें इन चीज़ों का नॉलेज होगा, दैन ही हम कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करेंगे किसी डिज़ीज़ से बचने के लिए। तो किसी भी डिज़ीज़ से खुद को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स को इख्तियार करने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। उसकी हमें बेसिक कॉजेटिव एजेंट का पता होना चाहिए और मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन का। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास बायोलॉजी है हमें ये दोनों चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास 2 डिजीज़ की एग्जाम्पल है जिनको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ एड्स एंड नंबर 2 इज़ हेपेटाइटिस। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन दोनों डिजीज़ को हम देखेंगे कि इनकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। सो बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स को देखने से पहले, इनकी एहतियाती तदाबीर को अपनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये कॉज किससे कर रही हैं, देन मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, देन हम उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हुए इस डिजीज़ से क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्स की, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम काज्ड बाय HIV वायरस। ये नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, डैट इज़ द डायग्राम ऑफ HIV वायरस। अब इस वायरस के थ्रू जो है एड्स वो फैलती है। अब स्प्रेड अगर हम देखें फर्दर इसको किस तरह से होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, पॉजिटिव एजेंट में हम वायरस को बोलेंगे, ठीक है। HIV वायरस जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब ये स्प्रेड कैसे करती है, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या सिरिंजेस का इस्तेमाल जो कि कॉन्टेमिनेटेड होते हैं, जो कि जिनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं या पॉजिटिव एजेंट मौजूद होगा। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल एक सिरिंज है, एक पर्सन को हमने लगाई, तो वही सिरिंज अगर हम किसी दूसरे पर्सन को लगाते हैं तो वो कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज कहलाएगी, और उसकी वजह से जो हमारे पास एड्स है वो स्प्रेड कर सकता है। मे बी फर्स्ट पर्सन को जो यूज़ किया है उसको एड्स की प्रॉब्लम हो उसके ब्लड में, तो ब्लड
ट्रांसफ्यूजन भी इसी तरह से होगी कि उसका ब्लड अगर दूसरे के कांटेक्ट में चला जाएगा थ्रू सिरिंज और अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तो उसको भी क्या है, एड्स की बीमारी हो सकती है। सो हमारे पास इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि हम अवॉइड करें कंटेमिनेटेड सिरिंज को यूज़ करने से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अवॉइड करें, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें। ये हमारे पास इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाएंगी। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस भी हमारे पास एक डिजीज़ है जिसका पॉजिटिव एजेंट हेपाटाइटिस वायरस है। अब ये किस तरह से स्प्रेड करती है, इसके भी जो हमारे पास कॉजेज़ हैं, स्प्रेड हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो हमारे पास एड्स के साथ मिलते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे है इसके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नंबर 2 पे है यूजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं जो कॉन्टेमिनेटेड होंगे, इनकी वजह से हेपाटाइटिस की जो बीमारी है वो ज़्यादा फैलेगी। अब प्रिकॉशन क्या है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है? डॉक्टर्स एडवाइज टू बी केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बेसिकली हम प्रिकॉशन कब अपना सकते हैं? जब हमें पॉजिटिव एजेंट का पता हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता हो, जो कि हमें बायोलॉजी की मदद से पता चल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या रोल है बायोलॉजी का मेडिकल फील्ड में डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सो अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन को स्टडी करने से पहले हम इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करते हैं, देन हम इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पे बात करेंगे। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इम्यूनिटी हमारे पास, इसको हम प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करें, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट और रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल इंक्लूडिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एक बॉडी के अंदर इस सलाहियत का होना कि वो खुद को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी बॉडी के अंदर मुज़ाहमत जो है वो पैदा कर सके किसी फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने के लिए। किसी, वो माइक्रोब भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है, यानी फॉरेन किसी भी सब्सटेंस से रेजिस्ट करने के लिए जो एबिलिटी होती है किसी बॉडी के अंदर, दैट इज़ नोन एज इम्यूनिटी। इसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं समटाइम। इम्यूनाइजेशन अब क्या है हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ इनऑकुलेशन ऑफ एनी एंटीजीन मटीरियल फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब किसी भी बॉडी के अंदर जब हम ऐसा एजेंट दाखिल करते हैं या एंटीजीन मटेरियल जो है बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं ताकि बॉडी के अंदर हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवा सकें, तो इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन का नेम देते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। और इसमें क्या होता है, हम इनऑकुलेशन करते हैं, एंटीजीन को हम एंटर करवाएंगे बॉडी के अंदर ताकि वो रेजिस्टेंस जो है वो कॉज कर सके किसी डिजीज़ के अगेंस्ट। इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व यूज़ ऑफ वैक्सीन्स। अब इम्यूनाइजेशन किस तरह से की जाती है, हम किस चीज़ को एंटर करेंगे बॉडी के अंदर जिसकी वजह से इम्यूनाइजेशन कॉज होगी, इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। दीज आर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के थ्रू हम इम्यूनाइजेशन जो है वो डेवलप करवाते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स के ऊपर। वैक्सीन्स की हम अगर बात करें, उसके हमारे पास उसकी हिस्ट्री क्या है, तो बेसिकली हम पहले इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन्स हमारे पास क्या है? हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन्स, अब हमारे पास एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, इसने 1795 में सबसे पहले इस मेथड को, इस टेक्निक को यूज़ किया। वैक्सीन्स को बॉडी के अंदर एंटर करवा के डिजीज़ से बचने का एक तरीका निकाला। इसने क्या किया कि कोपॉक्स पस, जिसे हम वैका यानी कि लैटिन लैंग्वेज में से वैका यानी कि को कहते हैं, फ्रॉम विच वर्ड वैक्सीनेशन इज़ डिवेलप, यानी कि वैक्सीनेशन का जो वर्ड है वो किससे डिवेलप हुआ? वैका लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कौ। बेसिकली कौ पॉक्स के पस से जो है वैक्सीन जो पहली तैयार की गई थी उस बेस पे इसका नेम रखा गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। ट्रीटमेंट, ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन की हमने बात की, उसकी हिस्ट्री को देखा, तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं इजीली वैक्सीनेशन के थ्रू। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है पोलियो। पोलियो में आपको पता है बॉडी का कोई पार्ट भी डिसेबल हो सकता है, तो इसको हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं इसीलिए। ट्यूबरक्लोसिस एक हमारी लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होती है। वोपिंग कफ, जिसे आप काली खांसी कहते हैं।
मीज़ल्स, खसरा वगैरह, मम्स क्या होते हैं बेसिकली ये ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आपको डायग्राम में नीचे नज़र आ रहा है पैरोटाइड ग्लैंड्स होते हैं फेस में ईयर के पास जो कि स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से मम्स की डिजीज़ जो है वो काज होती है और इसको कंट्रोल किया जाता है इन तमाम डिजीज़ को विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन पे बात कर ली। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी के अंदर क्या रोल है बायोलॉजी का। सो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट जो मेडिसिन हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए थ्रू ड्रग्स या जीन थेरेपी के थ्रू भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एंटीबायोटिक्स, ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करके इन्फेक्शन ख़त्म कर दें, एंटीबैक्टीरियल। ओके, नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी एंड IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। बेसिकली इन पॉइंट्स को अब हम देखते हैं। अगर हम बात करें रेडियोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है, बेसिकली हम इसको कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशंस के थ्रू जब हम रेडिएशंस के थ्रू थेरेपी कर रहे होते हैं, इनके इलाज कर रहे होते हैं कैंसर पेशेंट का, डैट इज़ नोन एज रेडियोथेरेपी। इस तरह कीमोथेरेपी हमारे पास एक टेक्निक है जिसके अंदर केमिकल्स के थ्रू बीमारी का इलाज किया जाता है। लाइक कैंसर की अगर हम बात करें तो उस पेशेंट का क्या हो रहा था, कीमोथेरेपी चल रही होती है, मीन टू से कि उसको केमिकल्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है कि उसके अंदर जो डिजीज़ है उसको ख़त्म किया जा सके। इस तरह जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि जीन्स की रिप्लेसमेंट होती है। हमारे पास जो डिसऑर्डर्ड जीन है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन के साथ, तो कट करके न्यू जीन का इंसर्ट करना, डैट इज़ नोन एज जीन थेरेपी। इस तरह इंटीग्रेट डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या होता है हमारे पास कि हम तमाम टेक्निक्स को यूज़ करते हुए किसी एक बीमारी का हल निकालते हैं। इस पॉइंट को हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल भी डिस्कस किया था। सो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ के या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया, डैट इज़ कॉम्बैटिंग और कंट्रोलिंग डिजीज़। अब हमारे पास थर्ड और लास्ट पॉइंट है, डैट इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, के बायोलॉजी का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में क्या रोल है। अब बेसिकली हमारे पास बायोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईज़ फ्राहम कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है इंडस्ट्रीज़ हमें। बट इंडस्ट्रीज़ के कुछ नुकसानात भी हैं बहुत ज़्यादा। ये पोल्यूशन काज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। लाइक अगर हम फैक्ट्रीज़ की, नीचे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि किस तरह से स्मोक जो है फैक्ट्रीज़ में से निकल रहा है और वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हमारे पास एयर पोल्यूशन भी काज करेगा, वाटर पोल्यूशन भी काज करेगा। एयर पोल्यूशन एज वी नो डैट कैसी आलूदगी जो कि हवा में हो, यानी कि हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो शामिल हो जाते हैं, एयर को पोल्यूट कर देते हैं और इस तरह से जो एयर है वो हमारी पोल्यूटेड हो जाती है और ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस है, क्योंकि ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन को जो अब इनहेल कर रहे होते हैं, एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स उनके बॉडी के अंदर जाके उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसी तरह एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर के अंदर सम हैवी मेटल्स मौजूद हैं तो वो फिशेस के लिए या अदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो हमारे पास ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये हमें हेल्प तो कर रही है, बट इसके साथ साथ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पोल्यूशन वगैरह प्रोड्यूस कर रही है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो बायोलॉजी है उसका क्या रोल है, बायोलॉजी का रोल क्या है इनको कंट्रोल करने के अंदर। तो बायोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इन पोल्यूशन को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रहे होते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये चिमनीज़ आपको नज़र आ रही हैं, इनके अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जिनके बाहर जो है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, वाटर को फ़िल्टर करके जो है वो बाहर भेजते हैं ताकि गंदा पानी जो है नदी नालों में शामिल होकर एक्वेटिक लाइफ के लिए नुकसानदेह ना हो। इसी तरह चिमनीज़ के आगे भी कुछ इस तरह के प्लांट्स लगा दिए जाते हैं जो कि हवा जो है हमारे पास जो स्मोक है उसको क्लियर करके, उसमें से मेटल्स को लेके उसको क्लियर करके हवा को इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर भेजती है। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इन्वायरमेंट को अपने प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसको कंजर्व कर रहे होते हैं। सो बेसिकली आज हमने जो डिस्कस किया, अब समरी की तरफ चलते हैं।
लेक्चर में हमने आज क्या डिस्कस किया, हमारे पास 2 पॉइंट्स थे जिनको हमने देखा। पॉइंट नंबर 2 था हमारा कॉम्बैटिंग और कंट्रोलिंग डिजीज़। इसमें हमने 3 मेथड्स को देखा। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होती हैं, वैक्सीनेशन क्या चीज़ है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, ड्रग्स की ट्रीटमेंट या इसके अलावा जीन थेरेपी क्या है। इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्टडी किया। देन हमने लास्ट पे स्टडी किया प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को। तो ये हमारा जो टॉपिक था सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड का वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये जो हो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और लेक्चर, यू कैन आस्क, आई विल आंसर इंशाल्लाह। ओके।